नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर और इसका जो है हम जियोग्राफी सेक्शन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी के सारे सेक्शंस देखेंगे थोड़े थोड़े करके। पिछले कल हमने एचपीजी का डिस्कस किया था और उससे पहले जो है हम हिस्ट्री भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सभी सेक्शंस को बराबर की प्रायोरिटी मिल सके, सभी सेक्शंस के ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो सके, अच्छा रिवाइज हो सके, इसी को इंश्योर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 121 जियोग्राफी के क्वेश्चन से देखते हैं। बोलते हैं बोरा हो गया, मिस्ट्राल हो गया, सिरोको हो गया, ये क्या है? तो बोरा, मिस्ट्राल और सिरोको जो है एक लोकल विंड के प्रकार है। लोकल विंड ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, किस प्रकार की ये लोकल विंड्स जो है वो हो सकती हैं? देखो, बोरा बोरा जो लोकल विंड है ये कोल्ड और ड्राई टाइप की विंड होती है। और जो मिस्ट्राल होती है ये भी कोल्ड ड्राई टाइप की विंड होती है। तो बोरा किस तरह की है? बोरा जो है कोल्ड और ड्राई टाइप की विंड है। मिस्ट्राल जो है वो बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। और सिरोको की बात करें, सिरोको जो है ये हॉट और मॉइस्ट टाइप की विंड होती हैं और ये सहारा से लेकर मेडिटेरियन सी तक जो है वो पाई जाती है। कहाँ से? सहारा से लेकर मेडिटेरियन सी तक के रीजन में जो है ये पाई जाती है। ये ध्यान रखना है आपने इन विंड्स के बारे में। तो इनके बारे में तो क्लियर हो गया। बाकी कुछ और भी पूछी जा सकती हैं आपसे। लोकल विंड्स के टाइप में आपको बताता हूँ। एक तो चिनूक हो गया, ये लोकल विंड है। फोहेन हो गया, ये भी लोकल विंड है। इसके अलावा पुनाज हो गया, पुनाज भी एक लोकल विंड है। ब्लिजार्ड हो गया, ब्लिजार्ड भी एक लोकल टाइप का विंड है। तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक लोकल टाइप के विंड मैंने आपको बता दिए, ये एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन देखिए, 122 क्वेश्चन। 122 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड ऑफ यूरेशियन रीजन इज कॉल्ड। तो ये जो यूरेशियन रीजन है, यूरेशियन रीजन है, इसके जो ग्रासलैंड्स हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इस रीजन के जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? स्टीपे नाम से उनको जाना जाता है। कौन से? स्टेपे नाम। स्टेप ऑप्शन ए जो है उसी आंसर है। इस नाम से इनको जाना जाता है। अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शंस में दिए गए हैं ये सारे के सारे ग्रासलैंड्स हैं। पूछताछ क्या है? पूछताछ जो है एक ग्रासलैंड है और ये हंगरी रीजन में जो है वो पाया जाता है, हंगरी के एरिया में पाया जाता है। जो प्रेयरी है, ये प्रेयरी जो है ये भी एक ग्रासलैंड का टाइप है और ये नॉर्थ अमेरिका टाइप में जो है वो पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका साइड में जो है वो पाया जाता है। पैम्पास जो है ये भी एक ग्रासलैंड का टाइप है और ये अर्जेंटीना साइड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये चार के चार ग्रासलैंड आपके क्लियर हो गए। इसके अलावा और कौन कौन से ग्रासलैंड है? जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड पूछा गया है, जिसका नाम है डाउन। डाउन आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड है। और बुस्ताज भी हो गया, प्रेरियार भी हो गया, पैम्पास भी हो गया, एक वेल्ड भी है। वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका रीजन में जो है वो पाया जाता है। ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 123 क्वेश्चन। बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सा भारतीय राज्य की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है? देखिए, भारतीय राज्य जो है, भारतीय राज्यों में अगर बात करें तो गुजरात की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। ऑप्शन डी गुजरात जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में भी जो है वो पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखो, कोस्ट लाइन की बात हुई है तो गुजरात में कुछ मुख्य नदियां बहती हैं, जिनमें नर्मदा आता है, साबरमती आता है, तापी नदी आता है, माही नदी आता है। ये गुजरात में बहने वाली जो है वो मुख्य नदियां मानी जाती हैं। गुजरात में जो है वो देखो कुछ बांध भी स्थित हैं, बांध जिनमें सरदार सरोवर बांध जो है वो आ जाता है। एक उकाई बांध आ जाता है। उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी के ऊपर बना हुआ है। और सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। उकाई बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर तो है ही है, उकाई बांध भी साथ में याद रखना है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में स्थित है। सरदार पटेल जी का ये स्टैचू है। 182 मीटर इसकी हाइट है। कितनी? 182 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट याद रखिएगा। और 2018 के आसपास इसको ओपन किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुजरात से मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। यहाँ पर पूछा गया है कि पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। तो गोदावरी नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। अब गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ वो कितनी है? 1465 मीटर इसकी लेंथ है। ये ध्यान रखना है। इसकी ट्राइब्यूटरीज एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ट्राइब्यूटरी। पूछा गया है कि वर्धा किसकी सहायक है? वर्धा हो गया, पूर्णा हो गया, मांझरा हो गया, वैनगंगा हो गया, पेणगंगा हो गया, ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये पता चल गया आपको यहाँ से। और गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है?
देखो गोदावरी नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र रीजन से निकलती है, और स्पेसिफिक रूप से बात करें तो नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र से कहीं भी निकलती है, और भी एग्जैक्टली बात करें तो ये नासिक के समीप जो है वो कहीं से निकलती है, नासिक के समीप कहीं से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच इज़ प्लांटेशन क्रॉप। क्रॉप के बारे में बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप जब आपसे पूछा गया है तो इसमें जो है, तो इसमें टी चाय जो है वो मुख्य रूप से आती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब ये तो प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पता चल गया कि चाय जो है प्लांटेशन क्रॉप का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा खरीफ और जो रबी क्रॉप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछिए। देखो कहीं कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है खरीफ रबी क्रॉप से। खरीफ क्रॉप्स में देखो एग्जाम्पल्स आते हैं, राइस हो गया, जावर हो गया, बाजरा हो गया, इसमें मूंग दाल आ जाता है, मेज आ जाता है, आपका सोयाबीन आ जाता है। सोयाबीन किस चीज़ का अच्छा स्रोत है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है। रबी क्रॉप की बात करें तो इसमें व्हीट, बार्ले, ऑयल सीड आ जाता है, ग्राम्स आ जाती हैं आपकी, पोटैटोज आ जाते हैं इसमें, और एक कैश क्रॉप्स भी होती हैं। कैश क्रॉप्स में आपका ऐसी क्रॉप्स आ गई कैश क्रॉप्स में जो देखो कैश के लिए जो है उगाई जाएंगी, जिनसे पैसा जो है वो कमाया जाएगा, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब जो है वो कैश क्रॉप के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल मैंने आपको क्रॉप्स के बता दिए, और किस तरह की क्रॉप्स जो है ये भी ध्यान रखना है। असम असम की बात हुई है ना यार, चाय की बात हुई है, तो चाय से आपके माइंड में एक तो कांगड़ा टी आना चाहिए, एक आपका असम का टी आना चाहिए। तो असम से देखो दार्जिलिंग टी का आप याद रखिए, एक दार्जिलिंग टी जो है इसको जीआई टैग की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, ध्यान रखना है। दार्जिलिंग की जो चाय है उसको जीआई टैग में शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इनके शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वो संबंधित रखता है यहाँ से। तो देखो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 23 हो गया, आर्टिकल नंबर 24 हो गया, ये जो है इससे संबंध रखते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 23 जो है वो क्या बात करता है एग्जैक्टली, ये बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये ट्रैफिकिंग की बात करता है कि ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग जो है इसके ऊपर मनाही है, और फोर्स करके जो है आप किसी से काम भी नहीं करवा सकते, लेबर नहीं करवा सकते। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 24 जो है, आर्टिकल नंबर 24 क्या बात करता है, तो ये बात करता है कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रंस जो हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बंद होनी चाहिए, खासकर फैक्ट्रीज में। तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये बात करता है आर्टिकल नंबर 24, ये दोनों ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक, ये राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक ये राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 23 और 24 आपको पता चल गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 28 जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है ये एजुकेशनल राइट की बात करते हैं। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 आता है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो था वो इसको फंडामेंटल लिस्ट की फंडामेंटल राइट की लिस्ट से जो था वो डिलीट कर दिया गया, ये ध्यान रखिए आप। आर्टिकल नंबर 31 में ये पहले आता था राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 127 क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जब ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का तो उसको प्रिजाइड कौन करता है, उसको प्रिजाइड जो है वो स्पीकर करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जो है वो स्पीकर हैं हिमालय जो इंडिया की लोकसभा है उसके। अगला 128 देखिए, शायद हमने पहले भी डिस्कस किए हैं इस तरह का क्वेश्चन। बोलते हैं विच इज महारत्ना स्टेटस कंपनी। तो महारत्ना स्टेटस कंपनी जो है इनमें से कौन सी है। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल का पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भील का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इन तीन की तीन कंपनियों की बात करें तो ये तीनों की तीनों कंपनियां जो है वो महारत्ना की लिस्ट में आती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। टोटल बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां जो है वो महारत्ना की लिस्ट में जो है वो आती हैं। तो एक तो हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक हो गया एनटीपीसी जिसको नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहते हैं, एक हो गया ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एक हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक हो गया कोल इंडिया लिमिटेड CIL, एक ये तो आपका भील हो गया, एक गेल हो गया, एक आपका सेल हो गया,
और एक BPCL है जिसको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है, और एक है आपके पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, और एक आपके पास पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भी है, ये भी महारत्ना के स्टेटस में आता है। तो ये सारी की सारी महारत्ना स्टेटस कंपनीज के नाम आप याद रखिए, और इनके पूरे नाम जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये देखो ऐसे ही जरूरी होते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही। आगे पूछा गया है आपसे विच इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर, ये तो हजारों बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इनमें से सेविंग मिरर आपको बताना है कौन सा है, तो कनकेव मिरर जो है वो आपका सेविंग मिरर का एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर मत कीजिए, से कनकेव मिरर याद रखिए। बोलते हैं वाटर गैस इज कम्पोज्ड ऑफ, तो वाटर गैस जो है वो किससे कंपोज होती है, क्या क्या होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और आपका हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखिए। मेजल्स इज कॉज्ड बाय, तो खसरा का रोग आपने सुना होगा, ये किसके कारण होता है। खसरा जो है एक वायरस है, विषाणु है, एक ऑप्शन बी जो है विषाणु इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, खसरा का आपको पता चल गया। अब कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं देखे हैं। बोलते हैं एंटोनियम ऑफ सॉर्डिड इज, तो सॉर्डिड का एंटोनियम आपको बताना है कि अपोजिट मीनिंग इसका क्या होता है। 132 का ऑप्शन सी जेनरस जो है वो सही आंसर होगा। जेनरस जो है इसका अपोजिट मीनिंग होता है, अपोजिट मीनिंग इसका ध्यान रखिएगा। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, उसके लिए एल्ट्रुइज्म वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, एल्ट्रुइज्म वर्ड यूज़ किया जाता है रिगार्ड फॉर अदर एज प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 134 में क्या बोलते हैं, 134 में बोलते हैं आई सॉ और डैश ऑफ वॉल्व्स रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट, तो देखो वॉल्व्स जहाँ पर होती हैं वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ये वर्ड है पैक। आई सॉ अ पैक ऑफ वॉल्व्स रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट, पैक आप ध्यान रखिएगा 134 का। 134 के बाद 135 है, द मीनिंग ऑफ ईडियम टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन शायद किसी और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है, टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है ईडियम का बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, ऑप्शन सी सही आंसर है, बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, ये इसका मतलब होता है। अगर ग्रामगत में बोलते हैं कौन सा समास है, काफ़ी अच्छा समास पूछा गया है। वैसे वही घिसे पिटे समास, अव्यय भाव, यथाशक्ति, यही समास पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पर ग्रामगत में पूछा गया है कि कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास आपका आता है, ऑप्शन डी सही आंसर है, तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। नेता का पर्यायवाची आपको बताना है कि नेता का पर्यायवाची क्या होता है। नेता का पर्यायवाची होता है अगुवा, अगुवा ऑप्शन ए सही आंसर है। नेता के लिए और क्या पर्यायवाची यूज किए जा सकते हैं, उसके लिए नायक भी बोल सकते हैं आप, उसको मुखिया भी बोल सकते हैं, पथदर्शक भी बोल सकते हैं, मार्गदर्शक भी बोल सकते हैं। तो ये आप नेता के लिए पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे 138 बोलते हैं नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अधीन होना, किसी के अधीन होना, यानी कि उसके आगे नाक ही रगड़ दी उसने, तो वो उसका मतलब होता है नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ। आगे बोलते हैं जो लेने की चाह रखता हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपको बताना है, बहुत बार पूछा जाता है ये, तो उसके लिए लिप्सु शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी लिप्सु जो है वो सही आंसर है, लिप्सु वर्ड याद रखिए। अच्छा, एक वर्ड मैं आपसे पूछता हूँ, वर्ड आपके लिए इस तरह से है जिसका कोई भी शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका यानी कि कोई भी शत्रु उत्पन्न नहीं है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से आपको बताना है जिसका कोई भी शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, उसके लिए आप एक वर्ड बता दीजिए। देखो बाकी टेलीग्राम तो आपको पता ही है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 16,200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको भी हेल्प मिलती रहे। वहाँ पर आपको क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट PDFs, नोटिफिकेशन, सब कुछ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं ताकि एग्जाम में आपको हर एक पॉइंट से हेल्प मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।